नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। उपलोकायुक्त के.एन. खनीन्द्र का 2 से 4 सितंबर तक बीदर दौरा। आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को 5 लाख रुपए का अधिसूचना पत्र मंत्री रहीम खान ने दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीएम मोदी से मिलने का प्रस्ताव दिया। कोई भी बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल नहीं होगा, शोभा करंदलाजे का दावा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनईपी को खत्म करने के लिए कर्नाटक सरकार की आलोचना की। कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। इंडिया गठबंधन संयोजक के नाम पर असमंजस बरकरार, मुंबई बैठक में जारी होगा लोगो। शरीयत से मुसलमान समझौता नहीं करेगा, जाने यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और क्या कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। न्यायाधीश उपलोकायुक्त के.एन. खनीन्द्र 2 से 4 सितंबर तक बीदर जिले का दौरा करेंगे, जहां जनता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं और जिले की सभी जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धारामप्पा कल्याण राव कनकट्टे ने कहा। वह गुरुवार को बीदर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यालय हॉल में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक वह पूज्य चन्नबसवा पट्टादेवरू रंग मंदिर में सार्वजनिक कमियों की शिकायतें प्राप्त करने और सुनने के लिए उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जो कार्य वैधानिक रूप से किए जाने चाहिए, उनमें यदि किसी प्रकार की देरी होती है अथवा अधिकारी एवं कर्मचारी किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी में संलिप्त होते हैं, तो इससे प्रभावित जनता माननीय के समक्ष अपनी शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कैमरामैन संतोष का कवरेज। 43 पिटिशन बीदर जिले संबंधपಟ್ಟಂತೆ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ. ಅವನ್ನ ಸಹ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ಸ್ ತಂದು ಕೋರ್ಟ್ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎದುರುದಾರರು ಮತ್ತೆ ದೂರುದಾರರು ಮತ್ತೆ ಎದುರುದಾರರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಕರೆಸಿ ದೆನ್ನೆಂದೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 43 ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ. ಸಾಹೇಬರು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರನೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಥವು ಕೇಸುಗಳು ಸಹ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ ಕಲಾಪಗಳು ಆ ಥರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಎದುರುದಾರನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ದೆನ್ನೆಂದೇರಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಹಾಗಾಗಿ ದೂರುದಾರರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಟೈರ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ರಂಗಮಂದಿರ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಏನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಾಠಿ ಬಲ್ಲವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಹವಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. बीदर तालुका के जनवाड़ा होबली के राजनाला गांव में 5 जून को रमन्ना के पिता हुलेप्पा हसन गौड़ा को कृषि फसलों की खेती के लिए 2 एकड़ 20 गुंठा जमीन और PKPS अलिम्बर में 30,000 रुपए दिए गए थे और SBI बीदर में 1,24,000 लगातार फसल उगाने के बाद उपज अपेक्षित स्तर पर होने और बारिश की कमी के कारण फसल की पैदावार कम होने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान की आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने कृषि अधिकारियों के साथ ग्राम राजनाल का दौरा किया और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी और अधिकारियों को किसानों की इस आत्महत्या के मामले में मुआवजे के लिए तत्काल कार्यवाही करने को कहा। रमना की पत्नी सिद्धम्मा को 5 लाख सरकारी राहत धन अधिसूचना पत्र मंत्री ने दिया। इस अवसर पर बीदर के सहायक कृषि निदेशक और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
बीदर बार एसोसिएशन में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों और जिला अटॉर्नी के साथ बीदर लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि इन 9 वर्षों में देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हमारे बीदर लोकसभा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उपलब्धियां और विकास हुए हैं। मैं मंत्री बनने के बीदर जिले का नाम और जिले का सम्मान आज पूरे देश में बढ़ाया है। सभी के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हमारे सांसद ने क्या किया है, जिसके अनुसार मैंने अपनी 9 वर्षों की उपलब्धियों को एक पुस्तक के रूप में सामने लाया है। मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री था। मुझे मेरी मेहनत, ईमानदारी के कारण उनके मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिला, जिससे जिले के 99% लोग खुश थे, 1% लोग आहत थे। लेकिन चिंता न करें, मोदी के पीएम बनने के बाद देश में डिजिटलीकरण होगा, चिंता खत्म होगी। देश में शांति और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना उच्च स्तर पर है। इसके अलावा हमारी सरकार देश के लोगों को 2 कोविड वैक्सीन का टीका लगाने में भी सफल रही है। ऐसी कई उपलब्धियां हमारी मोदी सरकार की देन है। हमारा देश विश्व विजेता है। कल हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम है कि हमारा देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे जैसा किसान का बेटा आज देश में केंद्रीय मंत्री है। कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आती। वे आलोचना करते हैं कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत नहीं जीत सकता वह सीधे सांसद बन गया। हाँ, मेरी किस्मत में तो सांसद बनना ही लिखा था। सांसद इसीलिए जनता ने मुझे एक नहीं 2 बार आशीर्वाद दिया और जीत दिलाई। ऐसे मैंने कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने केवल विकास कार्य करने की उन सभी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाया है। मैंने कहीं भी पक्षपात की राजनीति नहीं की, कहीं भी जाति की राजनीति नहीं की। बिना भ्रष्टाचार के सार्वजनिक वोटों के नेता के रूप में सबके विकास के लिए काम किया। मुझे इस बात का गर्व है। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश पाटिल, उपाध्यक्ष श्रीमती हेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खादुरे, चंद्रकांत नासी, धुलप्पा बिरादर, शरणबसप्पा पाटिल, रवि वाडे, बी रमेश, बीएस पाटिल, शरणप्पा देशमुख, गुरुराज चिमकोड़े, पद्मजा कुलकर्णी, यादवराव कोलेकर, नागेंद्र बल्लूर और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कावेरी, महादायी, कृष्णा और मेकेदातु परियोजना के संबंध में अंतर्राज्य नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए जल्द से जल्द एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीएम नरेंद्र मोदी के पास ले जाने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा। विधानसभा में सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कावेरी जल बंटवारे के संबंध में एक संकट फॉर्मूला निकाला जाए। राज्य को कम बारिश के कारण हर 5 या 6 साल में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है और तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ा जाता। इस बीच उन्होंने सुझाव दिया कि 67 TMCFT की भंडारण क्षमता वाली मेकेदातु परियोजना के कार्यान्वयन से तमिलनाडु को मदद मिलेगी, क्योंकि संकट के दौरान भी पानी छोड़ा जा सकता है। उन्होंने अफसोस जताया, लेकिन तमिलनाडु सरकार अनावश्यक रूप से इस परियोजना का विरोध कर रही है। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी एक संकट फॉर्मूले का समर्थन किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक में भाजपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया। बुधवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए करंदलाजे ने कहा कि जब भाजपा राज्य में सत्ता में थी तब उसने विधायकों को पार्टी की क्रीमी लेयर में शामिल कर लिया था। भाजपा भले ही राज्य में सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी विधायकों के दल बदलने की संभावना नहीं है। सभी भाजपा विधायक नरेंद्र मोदी को फिर से भारत का पीएम बनाने के लिए काम करेंगे। करंदलाजे ने कहा कि जब राज्य में भाजपा सत्ता में थी तब कई विधायक पार्टी में शामिल हुए और पार्टी ने न केवल उन्हें चुनाव जीतने में मदद की बल्कि उन्हें मंत्री भी बनाया। उन्हें अब इस पर विचार करना चाहिए कि क्या कांग्रेस में शामिल होना उनके लिए सही है। कावेरी विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भारतीय गठबंधन में अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए कर्नाटक के किसानों को धोखा दे रही है। इस बार अपर्याप्त वर्षा हुई। इस स्थिति के बावजूद सरकार ने अचानक कृषि उद्देश्यों के लिए तमिलनाडु को पानी छोड़ना शुरू कर दिया। राज्य सरकार को टीएन सरकार को मौजूदा स्थिति के बारे में समझाना और केवल पीने के लिए पानी छोड़ने की जरूरत है, न कि तमिलनाडु में कुरुवई की खेती के लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर्नाटक द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को रद्द करने को छात्र विरोधी बताया और राज्य की कांग्रेस सरकार से युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ नहीं खेलने को कहा। प्रधान ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि NEP पर उनके बेतुके बयान दिल्ली में उनके राजनीतिक अकाओं को खुश कर सकते हैं, लेकिन कर्नाटक के छात्रों के हितों से
समझौता कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री की टिप्पणी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की घोषणा के एक दिन बाद आई है कि राज्य सरकार ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई एनईपी को अगले शैक्षणिक वर्ष से खत्म करने का फैसला किया है। कर्नाटक पहला राज्य था जिसने 2021 में एनईपी को अपनाया था। प्रधान ने संवाददाताओं से कहा, शिव कुमार के तथ्य गलत थे और उनका बयान शरारतपूर्ण और प्रतिगामी था। उन्होंने कहा, एनईपी 21वीं सदी के लिए एक भविष्य का दस्तावेज है, कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं। एनईपी 21वीं सदी की नई उभरती तकनीक के बारे में है। यह स्कूल प्रणाली में कौशल आधारित शिक्षा के बारे में है। उन्होंने कहा, वे किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति को अपना रास्ता अपनाने दें और कर्नाटक सरकार को युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। बीजापुर के जिलाधिकारी बाबोलन नगर निगम के आयुक्त बदरुद्दीन सौदागर ने जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर और आसपास रही दुकानों में जाकर उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए सलाह दी और ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा वाहनों को पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करने के लिए भी कहा। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की मुंबई में होने वाली बैठक में गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। वहीं इस बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान होने की उम्मीद काफी कम है। जानकारी के मुताबिक गठबंधन का नया लोगो इंडिया के नाम की तर्ज पर ही डिजाइन किया जाएगा। विपक्षी दलों के गठबंधन की इस बैठक में 11 सदस्यीय की कमेटी के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। वहीं कई राज्यों में सीटों के बंटवारे पर भी इंडिया गठबंधन में बड़े नेताओं के बीच बातचीत संभव है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने इस बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को यहां महाविकास अघाड़ी एमवीए के नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि एमवीए की बैठक में तैयारी से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार अपनी राय रखता आ रहा है। इसी कड़ी में बोर्ड के 11 सदस्यीय डेलीगेशन ने लॉ कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी के अलावा मुफ्ती मुकर्रम, नबीला जमील और कासिम रसूल इलियास समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बोर्ड के सदस्य ने लॉ कमीशन से साफ साफ कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत का कानून है और उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने लॉ कमीशन से यह भी कहा है कि मुसलमान शरीयत से समझौता नहीं करेगा। लॉ कमीशन ने बोर्ड से कई सवाल पूछे, जैसे कि मतुआ समझौते के मुताबिक कुछ समय के लिए शादी हलाल पर बोर्ड क्या सोचता है, जेंडर जस्टिस पर बोर्ड का क्या रुख है, महिलाओं की प्रॉपर्टी में हिस्से को लेकर बोर्ड क्या सोचता है, इस्लाम में शादी की क्या उम्र है। बोर्ड के सदस्यों ने लॉ कमीशन को इन सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर जो चीजें हो रही हैं वे 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते हो रही हैं। बोर्ड ने कहा कि इस्लाम में शादी की उम्र किसी साल के लिहाज से तय नहीं है। उसमें कहा है कि जब शादी के लिए लड़का लड़की हर तरह से तैयार हो तो शादी कर सकते हैं। मतुआ को लेकर बोर्ड ने कहा है कि ये हमारे देश में नहीं होता और हलाल को लेकर जो बात कही जाती है वह गलत है। महिलाओं को प्रॉपर्टी के हिस्से को लेकर भी बोर्ड ने अपनी बातों को रखा। बोर्ड के प्रवक्ता और सीनियर मेंबर कासिम रसूल इलियास ने बताया कि हमें लॉ कमीशन से कहा है कि ये सब बीजेपी और आरएसएस की शह पर 2024 के मद्देनजर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी का विरोध करता रहेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में इसरो का परचम लहरा रहा है। इसी सफलता से खुश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों की पगार विकसित देशों के वैज्ञानिकों के वेतन का 5वां हिस्सा है और शायद यही कारण है कि वे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किफायती तरीके तलाश सके। नायर ने अन्य देशों की तुलना में बेहद कम कीमत वाले साधनों के जरिए अंतरिक्ष में खोज की भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के इतिहास के बारे में एक इंटरव्यू में कहा। इसरो में वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य कर्मियों को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वे दुनिया भर में इस वर्ग के लोगों को मिलने वाले वेतन भत्तों का 5वां हिस्सा है। इसका एक लाभ भी है। उन्होंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों में कोई भी लखपति नहीं है और वे बेहद सामान्य जीवन जीते हैं। नायर ने कहा, हकीकत यह है कि वे धन की कोई परवाह भी नहीं करते। उनमें अपने मिशन को लेकर जुनून और प्रतिबद्धता होती है। इस तरह हम ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक बेहतरीन योजना बनाकर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के जरिए ये उपलब्धि हासिल कर सके। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेता जहां देश की इस उपलब्धि का श्रेय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देते हुए उनके साइंटिफिक टेम्पर को याद कर रहे हैं, तो वही भाजपा चंद्रयान मिशन की कामयाबी का श्रेय अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए यह कह रहे हैं कि चंद्रयान मिशन का सपना भाजपा के प्रधानमंत्री ने देखा था। भाजपा ने कहा था कि यूपीए सरकार ने तो इस परियोजना को फंड तक नहीं दिया था। कांग्रेस नेहरू के साइंटिफिक टेम्पर के बारे में मिथक बनाने का प्रयास कर रही है। उन्हें नेहरू का गीत गाना बंद कर देना चाहिए। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने एक्स पर कहा, 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 की घोषणा की, जो वादे के अनुसार 2008 में पूरा हुआ। कांग्रेस ने अपने पैर पीछे खींच लिए और 2014 तक चंद्रयान 2 पर कोई प्रगति नहीं की। फिर वे बाहर हो गए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने चंद्रमा मिशन को फास्ट ट्रैक पर रखा, चंद्रयान 2 को फंड किया और चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा। भारत द्वारा लॉन्च किए गए सभी चंद्रमा मिशनों की कल्पना भाजपा प्रधानमंत्रियों के तहत की गई थी।
कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद उन्हें उनका पुराना आवास दे दिया गया है। अब खबर आ रही है कि खुद राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले इस बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। इस बारे में उन्होंने हाउसिंग कमेटी को भी पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। बता दें कि राहुल गांधी को यह बंगला 19 साल पहले बतौर अमेठी सांसद दिया गया था। 12 तुगलक लेन का यह बंगला टाइप 7 का है। टाइप 7 बंगला का रकबा 1 से 1.5 एकड़ के बीच होता है। इसमें टाइप 8 बंगलों की तुलना में 1 बेडरूम कम 4 बेडरूम होता है। ऐसे बंगले अशोका रोड, लोधी स्टेट, कुशल रोड, कैनिंग लेन, तुगलक लेन आदि में है। ऐसे बंगले वरिष्ठ सांसदों, राज्य मंत्रियों और हाईकोर्ट के जजों को आवंटित होते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को हाउसिंग कमेटी की ओर से 7 सफदरगंज लेआउट 3 साउथ एवेन्यू बंगले का ऑप्शन दिया गया था। राहुल गांधी की टीम के लोग दोनों बंगलों का मुआयना भी कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है। दरअसल उनकी टीम सुरक्षा के लिहाज से बंगले का मुआयना कर रही है, क्योंकि राहुल के पास Z+ सुरक्षा भी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं विदेश के समाचार। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या ब्रिक्स समिट में बातचीत होगी या नहीं। ब्रिक्स समिट के पहले दिन भी शी जिनपिंग ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों के साथ जरूर एक मंच पर एक फ्रेम में दिखे, लेकिन उन्होंने संबोधन नहीं किया। उनकी ओर से प्रतिनिधि मंत्री ने हिस्सा लिया था। हालांकि इसी बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच संक्षिप्त बातचीत की खबर ब्रिक्स समिट से आई है। रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में कहा है कि वे अब जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन लगातार हमलावर हो रहा है। यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने बुधवार तड़के ड्रोन हमले किए, जिसमें कीव ने स्पष्ट रूप से मॉस्को को फिर से निशाना बनाया और क्रेमलिन की सेनाओं ने यूक्रेनी अनाज भंडारण डिपो पर एक और बमबारी शुरू कर दी। रूस तो लगातार हमले कर ही रहा है। इसी बीच अब यूक्रेन ने भी रूस पर लगातार ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अनिल कपूर और नाना पाटेकर के मजनू भाई और उदय शेट्टी के किरदार कौन भूल सकता है, लेकिन वेलकम 2 के समय हुए कुछ विवादों के कारण दोनों फिल्म वेलकम 3 का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं समाचार खेल जगत की। विराट और रोहित के बीच लगी रेस। एशिया कप 2023 में पहले कौन तोड़ेगा यह महारिकॉर्ड। अब समाचार बाजार की। सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमतों में भी 800 रुपए का भारी उछाल। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। उपलोकायुक्त के.एन. घनींद्र का 2 से 4 सितंबर तक बीदर दौरा। आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को 5 लाख रुपए का अधिसूचना पत्र मंत्री रहीम खान ने दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीएम मोदी से मिलने का प्रस्ताव दिया। कोई भी बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल नहीं होगा, शोभा करंदाजे का दावा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एनईपी को खत्म करने के लिए कर्नाटक सरकार की आलोचना की। कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। इंडिया गठबंधन संयोजक के नाम पर असमंजस बरकरार। मुंबई बैठक में जारी होगा लोगो। शरीयत से मुसलमान समझौता नहीं करेगा। जाने यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और क्या कहा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।